स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काजमी। आज हम मौजूद हैं ICAR पूसा में। हमारे बीच मौजूद हैं संजय सिंह राठौर जी, एग्रोनॉमी हेड हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने ICAR के एग्रोनॉमी डिवीज़न को कब संभाला और क्या कुछ चुनौतियाँ आप आगे देखते हैं? जी हाँ, मैंने बहुत रिसेंटली जून 14 को यहाँ संभागाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वैसे मैं इस संभाग में 2015 से काम कर रहा हूँ एज ए प्रधान वैज्ञानिक, और इसके साथ साथ मैं इसी संभाग से मैंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। तो मेरा संबंध इस संभाग से बहुत पुराना है। जहाँ तक बात आपने की चुनौतियों के बारे में, तो हम लोग, हमारे संभाग का नाम है सस्य विज्ञान। जो फसल उत्पादन करते हैं, तो अच्छे फसल उत्पादन के लिए वैज्ञानिक क्या विधियाँ हो सकती हैं, क्या नवीन तकनीकी हो सकती हैं, उनके बारे में हम अनुसंधान करते हैं। खास करके संसाधन के दक्ष उपयोग के बारे में। हम जानते हैं हमारे देश में विभिन्न प्रकार की फसलों का हम खेती करते हैं। अगर आप देखेंगे, इंडिया बहुत ही विविधता से भरा हुआ देश है। बहुत सारी फसलों को हम लगाते हैं, और अगर हम देखें तो आज के समय में खाद्यान्न में हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसमें करीब 340 मिलियन टन जो है प्रोडक्शन हुआ है। इसके साथ साथ में अगर धान और गेहूं के बारे में बात करें तो वहाँ भी हमारा रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है। तो हमारा ये सतत प्रयास रहता है कि जो प्रमुख फसलें हैं अपने देश की, उसमें हम ऐसा क्या शस्य प्रबंधन करें जो उन्नत हो, जिससे किसानों को अधिक पैदावार मिले, मुनाफा मिले, और जिससे उनका जीवन यापन जो है, उनकी जीविका है, उसमें भी सुधार हो। तो इसके लिए चुनौतियाँ तो बहुत सारी हैं। जैसे कि हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं, तो इन सीमित संसाधनों का हम कैसे दक्ष उपयोग करें, ये हमारी बहुत बड़ी चुनौती है। खास करके जब हम खेती के बारे में बात करते हैं, तो खेती मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं, लेकिन इनका अगर हम दक्ष उपयोग करें तो हम टिकाऊ रूप से खेती को कर सकते हैं। नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारी समस्याएं हमको झेलना पड़ेगा। जी, जिस तरह सर ने हमें बताया कि लगातार काम भी हो रहा है, ICAR लगातार किसानों के अग्रसर काम कर रहा है, लेकिन हम बात करें सर आपके कार्यकाल की, तो वो कार्यकाल के दौरान कौन से ऐसे काम हैं जिस पर पहले से ही कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी उनमें कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ बाकी हैं, तो उस पर आगे क्या स्टेप आप लेंगे? जी हाँ, अगर आप देखेंगे संभाग के इतिहास के बारे में, तो देश में हरित क्रांति जो आई थी, उसमें उन्नत किस्मों का तो बड़ा योगदान था ही। साथ में हमारे संभाग के बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया था। उन्होंने उन्नत जो किस्मों के साथ में क्या उन्नत प्रबंधन होना चाहिए, इसके संदर्भ में बहुत सारी तकनीकों का विकास किया। खास करके आप गेहूँ, धान, इसके अलावा जो मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं या इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम होता है, तो वहाँ पर किस तरीके से हम प्रबंधन करें जिससे कि हमको अधिक पैदावार मिले। इस संदर्भ में हमारे जो पूर्ववर्ती जो हमारे जो संभागाध्यक्ष थे, उन्होंने इसमें बहुत ही गंभीर प्रयास किए थे, और उनके प्रयासों से ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बदलाव खेतीबाड़ी में आए हुए हैं। इसके साथ साथ में कुछ नई चुनौतियाँ भी हैं। जैसे कि एक सबसे बड़ी जो अभी बहस का मुद्दा चल रहा है, वो ये है कि हम किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं। इस संदर्भ में भी हमारे संभाग में बहुत सारा शोध हो रहा है, और ख़ास करके मैं बताना चाहूँगा जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं समेकित कृषि प्रणाली। इसमें क्या होता है कि हम फसल के साथ साथ में और भी बहुत सारे जो एंटरप्राइजेज हैं उनको लेते हैं। इसमें फसल उत्पादन के साथ में मछली उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, इसके साथ साथ में जैसे डकरी भी लेते हैं, और हॉर्टिकल्चर के कंपोनेंट भी लेते हैं। तो इन बहुत सारे जो हमारे पास जैसे जोत का आकार है वो छोटा होता जा रहा है, तो कम क्षेत्रफल में हम कैसे अधिक से अधिक पैदावार ले सकें, इसके लिए समेकित कृषि प्रणाली बहुत ही उपयोगी चीज़ है। इस संदर्भ में हम हमारे जो संभाग में वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, हम लोग भी सब लगे हुए हैं। हमारे जो छात्र हैं, जो खास करके PhD के जो स्टूडेंट्स हैं, वो भी इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना अनुसंधान कर रहे हैं। और हमने अपने संभाग के द्वारा
यहाँ पर 2 मॉडल भी डेवलप किए गए हैं, जिसमें एक मॉडल तो 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए है, दूसरा मॉडल हमारा जो 1 एकड़ एरिया के लिए है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में ज़्यादातर जो किसान हैं वो छोटे और मझोले किस्म के किसान हैं। करीब 86% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो कम ज़मीन पर हमारे पास क्या ऐसे विकल्प हो सकते हैं, तकनीकी विकल्प, जिनके माध्यम से किसान भाई अधिक से अधिक पैदावार लेकर के अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस संदर्भ में हमारे यहाँ बहुत सारा शोध हो रहा है। इसके साथ साथ में जैसे ये सटीक इनपुट मैनेजमेंट, तो इसमें जैसे फर्टिलाइज़र हो गए, पानी हो गया, तो इसको हम कम से कम इनपुट का अधिक से अधिक दक्ष उपयोग कैसे कर सकें, इस संदर्भ में भी हमारी जो संभाग में अनुसंधान हो रहे हैं। इसके साथ साथ में आज हम देख रहे हैं कि जैसे करीब 120 लाख हेक्टेयर एरिया में धान और गेहूँ फसल प्रणाली को किसान भाई लगाते हैं। और ज़्यादातर आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये बहुत ही प्रचलित है। लेकिन इस प्रणाली में हो क्या रहा है कि बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो हम इस प्रणाली में खास करके किसानों की जो खेती के तरीके हैं उनमें हम किस तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसमें विविधीकरण को ला सकते हैं, उस संदर्भ में भी हमारे संभाग में अनुसंधान कार्य चल रहे हैं। इसके साथ साथ में एक बहुत अच्छी जो खेती की प्रणाली है जिसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, संरक्षित खेती। इसमें होता क्या है कि हम बिना जुताई के बुवाई करते हैं और साथ साथ में जो फसल के अवशेष हैं उनको हम एक बहुत ही बहुमूल्य इनपुट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वरना हो क्या रहा है, कई सारे राज्यों में आप देखेंगे धान की पुआल को लोग जला देते हैं, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर या संरक्षित खेती में इस पुआल का हम बहुत वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके बिना बहुत ज़्यादा जुताई करके अच्छी फसल की पैदावार ले सकते हैं। इसमें एक तो क्या होता है, खेत की तैयारी में समय भी कम लगता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का समावेश कर सकते हैं। और जब ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का समावेश होगा तो निश्चित रूप से तो टोटल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा और किसान को अधिक उत्पादन के साथ में अधिक मुनाफा मिलने की भी बहुत संभावना रहेगी। जिस तरह से सर ने किसानों के बारे में हमें जानकारी दी कि ICAR द्वारा क्या कुछ कार्य किया जा रहा है, लेकिन सर हम बात करें कि ICAR किसानों के लिए लगातार काम कर तो रहा है, लेकिन वहीं कई अब भी किसान ऐसे हैं जो ICAR की सुविधाओं से वंचित हैं। उन किसानों के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे या वो कैसे ICAR से सुविधाएं उठा सकते हैं? जी हाँ, अगर आप देखेंगे इस देश में ICAR तो बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग IRA में काम करते हैं, पूसा हमारा संस्थान है, ये भी ICAR का एक पार्ट है। तो पूरे देश में संस्थान ICAR के हैं। इसके साथ साथ में कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो हर ज़िले में हैं। आजकल जो बड़े ज़िले हैं उनमें 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो करीब 732 कृषि विज्ञान केंद्र अभी देश में संचालित हैं। तो ऐसा है कि इसका जो पहुंच है वो किसानों तक लगातार हो रही है। और ख़ास करके जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों के जो तकनीकी ज्ञान है वो उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। इसको ना केवल ये फिजिकली आकर के ये मतलब वो उस संस्थान में आए हैं या कृषि विज्ञान केंद्र में आकर के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन कुछ कई सारे प्लेटफॉर्म हैं उसके माध्यम से भी किसान भाई जो उन्नत तकनीकी हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आजकल मीडिया भी बहुत इसमें एक्टिव हो रहा है, तो आप देखेंगे बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी जो तंत्र हैं उनके माध्यम से भी तकनीकी का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। तो जहाँ तक पहुँच की बात है तो निश्चित रूप से अब अधिक से अधिक किसान जो हैं वो इस तकनीकी ज्ञान से जुड़ रहे हैं और इसका जो वांछित फ़ायदा है वो भी उनको मिल रहा है। इसी वजह से आप देखेंगे अब हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं खाद्यान्न का, चाहे आप खाद्यान्न की बात करें या फिर हॉर्टिकल्चर फल या सब्जी के बारे में बात करें। इसके अलावा अगर दूध के बारे में बात करें, दूध में हम बहुत पहले ही नंबर 1 हो गए थे, आज भी हम नंबर 1 हैं। तो ये सारे बदलाव इसलिए हो पा रहे हैं कि तकनीकी विकास हो रहा है, वो किसान भाइयों तक पहुंच रहा है, उसका वो अपना रहे हैं, उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इसी के चलते हमको ये सारे बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारे पूरे सिस्टम का ये सोचना है कि जो तकनीकी जो नई तकनीकी नूतन तकनीकी जो आ रही हैं उनको और प्रभावी तरीके से किसानों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और मुझे लग रहा है आने वाले समय में इनके और अच्छे परिणाम आएंगे। जी सर, आप हमें ये भी बताएं हमारे किसान भाइयों को कि खेती में आने वाली लागत को कम करने के लिए किसान क्या कुछ काम कर सकते हैं? आपने बहुत सही सवाल उठाया है। ये सब लोग इस बात को लेकर के चिंतित हैं कि आज जो है खेती को हम कैसे इसको अधिक आय मुनाफा वाला एंटरप्राइज बनाएं। और खेती से अधिक आय होने की पूरी काफ़ी संभावना है।
अगर कम आय है तो सबसे बड़ा तो इसका कारण होता है कि जो हमारे इनपुट हैं, जो खास करके खाद, बीज या पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, उनकी कीमत बढ़ती जा रही है। तो कीमत क्यों बढ़ रही है, इसके बहुत सारे कारण हैं। क्या होता है कि कई बार हमको जानकारी नहीं होती, वैज्ञानिक जानकारी के अभाव में हम इनका अंधाधुंध इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत ना होने पर भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कीमती इनपुट हैं जो बाज़ार से ख़रीदे जाते हैं, उनका हमको उतना रेस्पॉन्स नहीं मिल पाता है। तो अगर हम जो भी हमारे टेक्निकल इनपुट्स हैं, उर्वरक हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, पानी हो गया, बिजली हो गई, इनका हम अगर एफिशिएंट यूज करें, दक्षतापूर्ण इस्तेमाल करें, तो निश्चित रूप से हम कम इनपुट में अधिक पैदावार ले सकते हैं और कॉस्ट मिनिमाइजेशन, जो लागत को कम करके हम डायरेक्टली निश्चित रूप से हम अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ में आज बहुत सारे वैज्ञानिक विकल्प उपलब्ध हैं। हमको जो परंपरागत खेती हम करते हैं, जिसमें हम कुछ खाद्यान्न वाली फसलों को केवल लगाते हैं, उसको लगाने के साथ साथ में अगर हम हाई वैल्यू क्रॉप, जिनका बाज़ार में अच्छा मूल्य मिल जाता है, उनके साथ अगर विविधीकरण करें और खाद्यान्न के साथ साथ उनको भी लगाएं, तो उसमें इनकम की और संभावना आ जाती हैं। इसके साथ साथ में अगर आप जैसे हमने पहले भी बात की थी, समेकित कृषि प्रणाली, जिसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी हम बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कम क्षेत्रफल में बहुत सारे मतलब जो एंटरप्राइज है जिनमें आपस में कंपटीशन नहीं होता है, एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते हैं, उनका हम चयन करते हैं। जैसे हमने बात की अभी पोल्ट्री, फिशरी, फसल उत्पादन के साथ में, तो इसमें क्या होता है, पोल्ट्री और आपके जो डकरी होता है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो पॉन्ड में जाता है, वो फिश के लिए फीड का काम करता है। इसके अलावा जो अपनी डक होती है, जब वो फिश पॉन्ड में घूमती है तो उसमें एरेशन अच्छा होता है। इसके साथ में जैसे जो फिश पॉन्ड होता है, उसके पानी को हम रिसाइकिल करते हैं, इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट भी अच्छा होता है। इसलिए जिस भी फसल में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उस फसल की पैदावार बढ़वार अच्छी आती है। तो इससे होता क्या है कि हमारे संसाधनों का दक्ष उपयोग होता है और कोई वेस्टेज नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या ये आती है, हम ये समझते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर में कुछ चीज़ें वेस्टेज है। एग्रीकल्चर में एक ऐसा आप देखेंगे, ये सब बहुत ही वंडरफुल एंटरप्राइज है जहाँ पर कोई भी चीज़ वेस्टेज नहीं है। आप हर चीज़ को रिसाइकिल कर सकते हैं। जितना अच्छा हम रिसाइकिल करेंगे, उतने ही अच्छे हमको परिणाम मिलेंगे और इन परिणाम का अंतिम नतीजा ये होगा कि किसानों की जो लागत है वो कम होगी और उनका मुनाफा है वो बढ़ेगा निश्चित रूप से। जी, जिस तरह सर ने हमें बताया कि किसान किन फसलों का चयन कर सकते हैं जिनसे उन्हें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा हासिल हो सके, वहीं सर हमारा आपसे दूसरा सवाल यही रहेगा कि किसानों को फसल चक्र में परिवर्तन करना क्यों आवश्यक है? जी हाँ, फसल चक्र में परिवर्तन करना ये समय की आज मांग हो गई है। जैसे हमने पहले भी बात किया, करीब 120 लाख हेक्टेयर में अपने देश में, खास करके हम बात करें जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, जो हाई प्रोडक्टिव एरिया हैं अपने देश के, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इवन आप और आगे तक जाएंगे तो इन सारे एरिया में आप देखेंगे धान और धान के बाद गेहूँ, दो फसलों को लगाते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे, धान में करीब इस समय 420 लाख हेक्टेयर एरिया है। इसी प्रकार से गेहूं की अगर आप बात करेंगे तो गेहूं में भी हमारे पास करीब 320 लाख हेक्टेयर एरिया है। तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जो कि केवल खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत है। और जब होता क्या है कि बहुत बड़े एरिया में हम केवल एक ही तरह की फसलों को लगाते हैं, तो उसमें बहुत तरह की जैविक और अजैविक तनाव पैदा हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रेसेस फसलें पैदा हो जाती हैं। कई सारे कीड़े ऐसे आ जाते हैं जिनको हम बार बार हम दवाई इसका इस्तेमाल करते हैं, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे खरपतवार आ जाते हैं जिनको मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। साथ में धान और गेहूं आप देखेंगे पानी की बहुत ज़्यादा इनको मांग होती है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है हमारा भूमिगत पानी है, उसको हम बराबर लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे हमारे भूमिगत स्रोत हैं वो कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा जैसे हम बहुत ज़्यादा इसमें हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो कई जगह पे जो रसायन हैं उनकी वजह से हमारे जो मानव स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी बात ये आती है कि हम क्या करें जिससे कि पैदावार भी अच्छी रहे, किसानों को मुनाफा भी मिलता रहे और फसल चक्र ऐसा रहे जैसे मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है फसल विविधीकरण को अपनाना। फसल विविधीकरण में जैसे कि आपकी तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, इसके अलावा सब्जी और फल वाली फसलें हैं, इनका हम समावेश कर सकते हैं। आप जानते हैं जैसे हम दलहनी फसलों के बारे में बात करें, दलहनी फसलों में ये एक विशेष इनमें क्वालिटी होती है, जैसे कि नाइट्रोजन इनमें ही केवल क्वालिटी होती है, जो हवा में नाइट्रोजन काफ़ी होती है, उस नाइट्रोजन को ये लेकर के ज़मीन में स्थिरीकरण करते हैं, उसमें लेकर के इकट्ठा करते हैं।
तो जब धान और गेहूं के साथ में हम दलहनी फसलों का समावेश करते हैं तो न केवल इसमें हमारा जो क्रॉपिंग सिस्टम है, फसल प्रणाली है, उसमें स्थिरता आती है, साथ साथ में मिट्टी की स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और किसानों की पैदावार भी बढ़ती है। इसके साथ साथ में कुछ और फसलें हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होती हैं पानी के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। उनकी जगह पर हम जैसे तिलहनी फसलें हैं, तिलहनी फसलों के बारे में हम बात करें तो बाज़ार में इनका मूल्य भी धान अन्न वाली फसलों से ज़्यादा रहता है और इनकी जो मांग होती है पानी और न्यूट्रिएंट्स के लिए, वो अनाज वाली फसलों से काफ़ी कम रहती है। और हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो खास करके तिलहनी फसलों की बहुत कमी है। हमारे देश में करीब 50% आधे से ज़्यादा जो हम खाद्य तेल है उसकी पूर्ति इंपोर्ट के माध्यम से करते हैं। हम उसमें सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हैं, हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन जो एडिबल ऑयल है उसमें हम आज भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हैं। हमको करीब इसमें अगर हम बात करें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हमको भारत सरकार को इन्वेस्ट करना पड़ता है खाद्य तेलों के इंपोर्ट करने में। तो इस प्रकार से हम फसल विविधीकरण को अपनाएं, तिलहनी, दलहनी और सब्जी और फल वाली फसलों का समावेश करें, तो इससे न केवल मिट्टी और वातावरण के स्वास्थ्य उसमें सुधार होगा बल्कि हमारे अपने स्वास्थ्य पर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और साथ में किसानों की आय में भी इसमें वृद्धि होगी। जी, सर ने हमें बताया फसल चक्र के बारे में कि किस तरह से किसान इन सुविधाओं को प्राप्त करते हुए फसल चक्र को अपना सकते हैं और उससे ज़्यादा मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें सस्य विज्ञान केंद्र की, सस्य विज्ञान विभाग की, तो किस तरह से आपके सस्य विज्ञान विभाग द्वारा किसानों के लिए कार्य किया जा रहा है? जी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस संभाग में हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो फसल उत्पादन होता है उसको कैसे टिकाऊ किया जाए। टिकाऊ मतलब उसमें मुनाफा रहे और संसाधनों का दक्ष कुशलतापूर्वक उपयोग हो। तो हमारे जो भी तकनीकी जो हम विकास कर रहे हैं, जो भी अनुसंधान कर रहे हैं, उसका मूल केंद्र हमारा रहता है किसानों की क्या आवश्यकता है। तो जो समस्याएं रहती हैं किसानों के खेत पे, अगर हम बात करें पानी के बारे को लेकर के या खरपतवारों को लेकर के, पोषक तत्व प्रबंधन के बारे में लेकर के, फसल प्रणाली को लेकर के, किसानों की आय को कैसे बढ़ाएं, तो ये सारे मुद्दों पर हम अनुसंधान करते हैं। और इसमें जो हमारी अनुसंधान के माध्यम से चीज़ें निकल के आती हैं उनको हम तकनीकी के रूप से लेकर के किसानों के पास जाते हैं। तो इसके किसानों के पास जाने के लिए जैसे हमारे यहाँ एक प्रोग्राम चलता है, मेरा गाँव मेरा गौरव। तो मेरे संभाग के क्या पूसा संस्थान के सारे वैज्ञानिक से जुड़े हुए हैं। तो हर वैज्ञानिक मेरा गांव मेरे गौरव में गांव में जाता है। हमारे अपने अपनाए गए गांव हैं, वहाँ पर जाकर के हम गांव के लोगों को, किसानों को इकट्ठा करते हैं और बताते हैं कि आपके यहाँ ये समस्या है, इस समस्या को समाधान करने के लिए तकनीकी है। उनको हम प्रदर्शन भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, उनको बताते भी हैं। इसके अलावा किसान भाई हमारे यहाँ संस्थान में भी आते हैं, हमारे संभाग में भी आते हैं। इसके साथ साथ में हर साल हम लोग किसान मेला का भी बहुत बड़े रूप में आयोजन करते हैं। और किसान मेले के आयोजन में हमारे जो आसपास के जो किसान हैं, दूरस्थ जगह से भी किसान भाई आते हैं। तो उस समय यहाँ उन्नत तकनीकों का बहुत बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन होता है। और इसके साथ साथ में यहाँ हमेशा सेशन चलते रहते हैं जिसमें किसान भाई की जो उनकी अपने मुद्दे हैं उनके बारे में डिस्कशन होता है और जो उनको चाहिए उनके बारे में विशेषज्ञ रहते हैं। उनको कोई भी सवाल होता है उस सवाल को सही तरीके से संतोषजनक उत्तर देने के लिए सारे विशेषज्ञ रहते हैं, उनको वहाँ रखा जाता है। जैसे कि कोशिश की जाती है किसान की जो भी शंकाएँ हैं उनको एक तकनीकी ज्ञान के माध्यम से समाधान किया जाए। इस प्रकार से हम लोग किसानों से जुड़े हुए हैं। जी, जिस तरह सर ने बताया कि लगातार ICAR द्वारा किसानों के लिए काम किया जा रहा है, चाहे वो प्रशिक्षण का काम हो या फिर उनको अलग अलग तरह की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर देने की वजह हो किसानों के लिए। लेकिन सर हमारा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि फसल क्रांति के द्वारा आप किसानों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं बस आखिर में यही बोलना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी पहल है। केवल हम लोग ही इसमें नहीं हैं जो कि कृषि में तकनीकी ज्ञान को आप तक पहुंचा सकते हैं। मीडिया के माध्यम से भी, जैसे फसल क्रांति, इन लोगों का भी मैं देख रहा हूं बहुत अच्छा, ये जो किसानों के मुद्दे हैं उनको लेकर के आते हैं और ये कोशिश करते हैं जैसे कि जो क्या हमारे पास वैज्ञानिक विकल्प हैं, क्या नई नवीन तकनीकी हैं, इनको लेकर के हम किसानों की समस्या को सुलझा सकते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर आप फिजिकली आप संस्थान में या किसी विज्ञान केंद्र में नहीं जा सकते हैं तो ये जो मीडिया के माध्यम से बहुत सारे आजकल ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से आप अपने ज्ञान को
अपडेट कर सकते हैं, आप नई नई जानकारियाँ ले सकते हैं। तो अगर आप जानकार रहेंगे तो आप निश्चित रूप से खेती भी बहुत लाभप्रद कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें तमाम जानकारी देने के लिए। कृषि से संबंधित और भी जानकारियाँ आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।